नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक शुक्ला आप सभी मेरे प्यारे साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस उम्मीद के और आशा के साथ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे और बढ़िया से आप सभी लोग जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें एकदम एकजुट होकर पढ़ाई कर रहे होंगे। इसी बीच आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन सा टॉपिक, बजट, जो कि अभी सुर्खियों में चल रहा है, काफी डिस्कशन चल रहे हैं। तो उसी टॉपिक्स पर आप सभी लोगों के लिए आज मैं सेशन लेकर आया हूं। ये सेशन मुझे लगता है मैंने थोड़ी शायद देरी की, क्योंकि 1 फरवरी को हमारा बजट पास हुआ और आई थिंक आज आप लोगों का 4 फरवरी है और आज थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो गया, बट कोई बात नहीं। हम एक एक चीजों को बहुत डिटेल में समझेंगे, बहुत ब्रीफ में भी देखेंगे कुछ कुछ चीजों को, क्योंकि जहां हमें लगेगा कि यहाँ पे हमें कम समझना है तो वहां पे कम समझेंगे, और जहां पे लगेगा कि हमें यहाँ पे ज्यादा समझाने की जरूरत है तो वहां पे हम ज्यादा लेकर चलेंगे। ठीक है साथियों, तो मैं अभिषेक शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ये जो बजट है हम डिस्कस करने जा रहे हैं 2023 एंड 24 का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं साथियों। शुरू करने से पहले एक सेंटेंस पढ़ते हैं जो कि आप लोगों को दिख रहा है स्क्रीन पे। क्या कि बजट हाइलाइट्स 2023, दैट इज फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन अनाउंसेस बिग बूस्टर फॉर टैक्स पेयर्स। टैक्स पेयर्स के लिए एक बहुत बूस्ट की बात है, और रेलवेज के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए एंड कैपेक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए। आप लोगों को इस सेंटेंस से लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं इस पूरे बजट में सबसे ज्यादा जो जोर दिया गया है वो दिया गया है कि टैक्स को किस तरीके से, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि न्यू टैक्स रिजीम भी आया, इसको भी हम डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से। और रेलवेज को काफी ज्यादा यहाँ पे एक्सपेंडिचर दिया गया कि भैया आप रेलवेज को कैसे कैसे सुधार सकते हैं, वो भी देखेंगे। और सबसे मेन थिंग जिसके लिए पूरा देश परेशान रहता है, देश के हमारे युवा परेशान रहते हैं, तो उस पर जोर दिया गया, दैट इज जॉब जॉब क्रिएशन। जहां पे ये बात की गई है कि यहाँ पे हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने वाले हैं। और कैपिटल एक्सपेंडिचर, जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि 33% इंक्रीज कर दिया गया है कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर। तो क्या है, कैसे है, चीजों को हम आगे डिस्कस करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आगे बजट के बारे में डिस्कस करें, इस वर्ड के बारे में डिस्कस करें, उससे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि कितने टाइप्स की फंड हमारे देश के अंदर होती है, हमारे गवर्नमेंट में कितने तरीके के फंड यूज किए जाते हैं। तो साथियों सबसे पहला जो फंड है हमारा वो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जो कि आर्टिकल 266 क्लॉज 1 में यूज होता है। इसका देखो, हम कोई भी चीज को बहुत क्रिटिकल नहीं बनाएंगे, बहुत आसान सी भाषा में समझेंगे। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया यह एक ऐसा है हमारे भारत देश का फंड जो कि अगर यहां से हमें पैसे यूज करना है, फंड का मतलब यह है कि एक ऐसा समझिए गुल्लक है ये, ऐसे सिंपल सी भाषा में ऐसे समझिए, ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया क्या है, ये एक तरीके का गुल्लक है। और जिस गुल्लक में कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है, ये गुल्लक है और इस गुल्लक के अंदर पैसे रखे हुए हैं। अच्छा सर, पैसे रखे हुए, कौन से वाले पैसे रखे हुए सर? हमारे देश के अंदर तो बहुत सारे तरीके से पैसे आते हैं, बहुत सारे सोर्सेस के थ्रू पैसे आते हैं। तो सर आप कौन सा वाला पैसा कह रहे हो? यह पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, ध्यान से समझिए, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जितने भी टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू आ रहा है, जितने भी टैक्स के थ्रू, नॉन टैक्स के थ्रू जितना भी पैसा आ रहा है, वो सारा पैसा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर डाल दिया जाता है। यहां पे मतलब आता है, बात समझ में आ रहा है? और सर कौन सा फंड आता है? दूसरा, जो भी सरकार लोन लेती है किसी दूसरे देश से या किसी बैंक से या आरबीआई से या किसी से भी, अगर कहीं से भी लोन लेती है सरकार, बोरो करती है, तो कहीं ना कहीं वो सारा पैसा इस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर ही आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के। ठीक है, अभी हम ये देख रहे हैं कि ये सोर्सेस कहां कहां के हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, मतलब इसमें पैसा कहां कहां से आता है। ठीक है, फिर हम ये देखेंगे कि कहां कहां पे जा सकता है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा रेवेन्यू वाला पार्ट कि यहां से पैसा आता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर। ठीक है, अच्छा सर इसका यूज क्या हम कहीं भी कर सकते हैं क्या? जी नहीं, जी नहीं, आप इसको कहीं भी नहीं कर सकते।
बात तो यहाँ अगर हम ये कहेंगे कि यूज तो यहीं से होता है सारा फंड, बट कहीं ना कहीं इसके अंदर स्पेसिफिक चीजें भी बटी हुई हैं। ठीक है, तो मैंने जैसे कि बात की कि रेवेन्यू यहां से होता है और एक्सपेंडिचर अगर यहां से करना है तो आपको पार्लियामेंट के अंदर से परमिशन, पार्लियामेंट से परमिशन लेनी होगी। आप अगर एक रुपए, अगर आप सिंगल रुपी, अगर आप एक सिंगल रुपीज भी अगर आप खर्च करना चाह रहे हैं इस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर से, तो आपको परमिशन लेनी होगी पार्लियामेंट से, जिसके लिए गवर्नमेंट को फाइनेंस बिल एंड मनी बिल पास करना होगा। तब जाकर आप इस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर से पैसे निकाल सकते हैं, या फिर आप कहें परमिशन लेकर ले सकते हैं कि हमें भैया इस चीज के लिए पैसे चाहिए, हमें यहाँ पे पैसे लगाने हैं और इस तरीके इसलिए हमें पैसे रिक्वायर्ड है, आप इसके लिए मनी बिल, फाइनेंस बिल पास करेंगे तो जाकर आप ये सारी चीजें कर पाएंगे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। उम्मीद आशा करता हूं समझ गए होंगे। फिर बात करते हैं कंटीजेंसी फंड। ये आप लोगों को एक वर्ड दिख रहा हो, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, अब सर ये क्या है, जो कि आर्टिकल 267 में कहीं गया, आप लोगों को आर्टिकल 260 क्लॉज 2 में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, बट ये कंटीजेंसी फंड क्या है? कंटीजेंसी फंड का मतलब ये है कि इसका मतलब ही होता है इमरजेंसी। ठीक है, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया का मतलब ये एक ऐसा फंड है जो कि इमरजेंसी पर्पस के लिए बनाया गया है। किस चीज के लिए बनाया गया है साथियों? यह एक आपका इमरजेंसी पर्पस के लिए बनाया गया है। जैसे सर क्या बोलना चाह रहे हैं आप? इसका मतलब यह है साथियों, अगर मान लीजिए कोई एक ऐसी आपदा आ गई, कोई ऐसी आपदा आ गई और उस आपदा में भाई पैसे की तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि आपदा ये है तो कहीं ना कहीं लोगों को भूखमरी फैलेगी, वहां पर सूखा पड़ेगा, है ना, लोगों के घर द्वार टूटेंगे, कितने लोग डेथ कर जाएंगे, तो उसको कहीं ना कहीं से किसी न किसी तरीके से तो कंपनसेट करना पड़ेगा, और वो है क्या? मनी। आपको पैसे के थ्रू कंपनसेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कोई आपदा, कोई इमरजेंसी के टाइम पर जब फंड जो यूज किया जाता है वो यहां से यूज किया जाता है, दैट इज कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। अब देखो, अब आप कहोगे सर तो दोनों में अंतर क्या हुआ? भैया अंतर है, आप तो सर इसमें से भी पैसा निकाल सकते हो, इसके लिए अलग से कंटीजेंसी फंड क्यों बनाया हुआ है? भैया अगर आप कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से अगर पैसा निकालना चाहते हैं तो आपको मतलब गवर्नमेंट को पार्लियामेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। परमिशन के लेने के प्रोसेस में बहुत लंबा प्रोसेस लगता है, जिसमें आपको मनी बिल या फाइनेंस बिल पास करना पड़ेगा। ये बहुत लंबे प्रोसेस में चले जाता है, जिसके तब जाके आपको पैसा मिलता है यहां से। तो इसमें लंबा प्रोसेस, इतने में पता चला कितने लोग चले गए भाई, है ना, कितनी आपदा और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो कहीं ना कहीं कंटीजेंसी फंड में लेकिन ऐसा नहीं होता। यहां पे आपको डायरेक्ट अगर पैसे की रिक्वायरमेंट है तो कहीं ना कहीं आपको इस कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया से पैसे मिल जाएंगे, बस आपको प्रेसिडेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, बस प्रेसिडेंट से, और वो जल्दी ही परमिशन मिल जाती है। तो प्रोसेस का अंतर है, कहीं बहुत लंबा प्रोसेस लग रहा है, कहीं एक छोटा प्रोसेस लग रहा है। ठीक है, तो ये वो कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया साधारण सी भाषा में। ठीक है, अब और आगे हम थोड़ा सा समझ लें साथियों। अब हम समझते हैं कि पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया क्या होता है। उम्मीद करता हूं ये दोनों चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कंटीजेंसी फंड जो कि इमरजेंसी पर्पस के लिए, कभी अर्थक्वेक आ गया, कहीं सुनामी आ गया, फ्लड आ गया, कहीं पर कुछ भी दिक्कतें आ गई तो उस इमरजेंसी पर्पस से यूज किया जाता है। और आपका कंसोलिडेटेड आप किसी भी पर्पस से लिए यूज कर, चाहे आप किसी का लोन, आपको किसी देश का लोन चुकाना हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, आप किसी को पैसे देना, मतलब कुछ भी हो सकता है यहाँ पे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कोई भी आप काम कर रहे हो तो यहाँ से। और हाँ, कंटीजेंसी के अंदर पैसा कहां से आएगा? यूज यहीं से किया जाता है। 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, जो भी पैसा कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया के अंदर रखा जाएगा वो कंसोलिडेटेड से ही निकाला जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं और उसके लिए प्रॉपर बिल पास करना पड़ता है, तो वो चीजें होती है। बाकी यहाँ कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया के यहां से निकालने के लिए आपको कोई बिल पास करने की जरूरत नहीं है, ये आपको डायरेक्ट प्रेसिडेंट के थ्रू परमिशन के थ्रू मिल जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया। वर्ड से ही लग रहा है, दैट इज पब्लिक अकाउंट्स। किसका? पब्लिक का अकाउंट। हाँ, ये आप लोगों को वर्ड से ही लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं सर आप ये कह रहे हैं क्या कि ये पब्लिक का अकाउंट है क्या? जी हाँ, कुछ ऐसा ही है। आप सभी लोग पीपीएफ खुलवाते हैं, ठीक है, बहुत सारे गवर्नमेंट की स्कीम्स होते हैं, होता है ना, सुकन्या योजना हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारे गवर्नमेंट की योजना आते हैं। वो सारा पैसा कहाँ जाता है? वो आपके पोस्ट ऑफिस के जितने भी आपके एनएससीज होते हैं, पोस्ट ऑफिस सेविंग होती है, वो सब कहाँ के पैसे, वो कहाँ के पैसे होते हैं? सब इसी में ही तो जाता है, पब्लिक अकाउंट्स में तो जाता है, कि आप अपनी मर्जी से हिसाब से जब आपको हो सके तो आप निकाल सकते हैं। ये गवर्नमेंट इज लायबल टू पे,
यहाँ पे सरकार लायबल होती है पे करने के लिए। तो ये होता है पब्लिक अकाउंट का पैसा। ठीक है, जब आप पीपीएफ खुलवाते हैं, आप उसको क्या बोलते हैं, पेंशन, जो पेंशन देना होता है, पेंशन का पैसा कट के कहाँ जाता है, इसी अकाउंट में तो जाता है, पब्लिक अकाउंट्स में। बात समझ रहे हैं? तो ये आपका जो चीजें हैं, ये 3 तरीके की फंड आपके यहाँ पे यूज की जाती है। ठीक है, उम्मीद आशा करता हूँ ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपने अब इस बजट को। हमने 3 फंड पढ़ लिए, अब हम बजट पढ़ते हैं। सर अब ये नया बजट क्या है, अब आप ये बताइए सर। आपने सारी चीजें तो बता दी कि कितने फंड होते हैं, क्या बजट भी कोई फंड होता है क्या सर? बजट एक फंड नहीं है, ना कोई ऐसा शब्द हमारे संविधान के अंदर यूज किया गया है। हमारे संविधान के अंदर बजट नाम का कोई वर्ड यूज ही नहीं किया गया है। हमारे संविधान के अंदर अगर कोई वर्ड यूज किया गया तो वो ये है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्लियर है सभी लोगों को? हमारे संविधान का आर्टिकल 112 इस बात को देता है कि द यूनियन बजट ऑफ द ईयर ऑल्सो रेफर टू द एज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि आप पूरे एक साल के अंदर कितना खर्चा करने वाले हैं, कहां कहां खर्चा करने वाले हैं, पहली चीज, और आपको कहां कहां से पैसे आने वाले हैं, कहां कहां से रेवेन्यू होने वाला है। ठीक है, ये सारे लेखा जोखा एक साल का कहलाता है बजट। बहुत साधारण सी भाषा में, आप एक नॉर्मल घर में कोई भी फंक्शन भी करते हैं तो आप एक अपना बजट बना के चलते हैं। बजट वर्ड हम नॉर्मली इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये बहुत साधारण वर्ड है और सबको समझ में भी आ जाता है, इसलिए हम लोग ये वर्ड बजट यूज करते हैं। बात समझ आ गई? तो ये हुआ बजट का मतलब कि आप एक साल के अंदर जो भी खर्चा करने वाले हैं और आपको जहां जहां से रेवेन्यू होने वाला है, मतलब आपको पैसे मिलने वाले हैं, उन सभी का लेखा जोखा बजट कहलाता है, या फिर कहें आप एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहलाता है। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं 2023 और 24 का जो हमारा बजट पास हुआ हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, उस बजट की डिस्कशन अब हम यहां से शुरुआत करते हैं। साथियों, इन्होंने कहा, एक वर्ड यूज किया, दैट इज अमृतकाल। एक वर्ड यूज किया, क्या? अमृतकाल। अमृतकाल के इसमें इन्होंने कहा कि ये, और अमृतकाल ये वर्ड यूज किया कब इन्होंने, जब ये 2023 और 2024 का बजट प्रस्तुत कर रहे थे। ठीक है, इन्होंने कहा कि एक हम टेक्नोलॉजी, नॉलेज बेस्ड और स्ट्रॉन्ग पब्लिक फाइनेंसेस वाली फाइनेंशियल सेक्टर का देश बनाने वाले हैं। जब हमारे देश को 100 साल हो जाएंगे, जब हमारे देश को 100 साल हो जाएंगे तो हम डेवलप्ड कंट्री के अंदर कहीं ना कहीं कहलाएंगे, क्योंकि ऑब्वियस बात है, आप देखेंगे 75 ईयर के करीब हो ही गए हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस अमृत काल के अंदर इन्होंने कुछ चीजें मेंशन की है कि इस अमृत काल के अंदर हम क्या क्या चीजें देखेंगे और किन किन चीजों पर हम काम करने वाले हैं। ठीक है, यहां पे देख सकते हैं, ये कहीं ना कहीं एम्पावर्ड और करने वाले हैं इकोनॉमी के अंदर, अपॉर्चुनिटीज फॉर सिटीजन्स विद फोकस ऑन यूथ। जो भी हमारे देश के युवा है उनको कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज दी जाए, उन पर फोकस किया जाए और उनको डेवलप किया जाए, उनकी स्किल्स को डेवलप किया जाए, ताकि वो कहीं भी जाए एक अच्छी कंपनी में काम करे, वहां से एक अच्छा इनकम अर्न करे। अच्छा इनकम अर्न करेंगे तो कहीं ना कहीं उनके पास इनकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी। परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं वो खर्चा ज्यादा करेंगे, और खर्चा ज्यादा करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है हमारी इकोनॉमी ग्रोथ करेगी। ठीक है, जॉब का ज्यादा से ज्यादा क्रिएशन करना, ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना है। ये अमृतकाल की बात कर रहा हूं मैं कि अमृतकाल के अंदर क्या क्या देखने वाले हैं। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। जैसे मैंने बताया ना कि एक स्टेबल, ना बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हो ना बहुत ज्यादा डिफ्लेशन हो जाए। एक होता है ना कि यार कभी भी हमारी इकोनॉमी बढ़ जा रही, कभी घट जा रही, कभी इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो जा रहा है, कभी महंगाई बहुत ज्यादा हो रहा है, कभी कम हो रहा है, तो इतनी धीरे कम हो रहा है कि पता भी नहीं चला। तो ये जो चीजें हैं, एक हमारी इकोनॉमी को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना, ये अमृतकाल के अंदर डिस्कस किया कि हमारी इकोनॉमी स्टेबल हो, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि स्टेबिलिटी रहेगी तो हम सस्टेन कर पाएंगे आगे के लिए। जहां स्टेबिलिटी नहीं होगी तो हम चीजें मैनेज नहीं कर पाएंगे। बात समझ लो, तो ये 3 चीजें आपको
एम्पावर करेंगी किस चीज के लिए, अमृतकाल के अंदर। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस करते हैं। ये 7 चीजें जो हैं, ये कहीं ना कहीं इनको हमने एक नाम दिया, दैट इज सप्त ऋषि। ठीक है, जो कि ये बजट 7 चीजों पर प्रायोरिटी देगा, जिनको हम सप्त ऋषि के नाम से जानते हैं। ठीक है, अमृत काल को गाइड करने के लिए। तो देखिए, सबसे पहला क्या, इंक्लूसिव डेवलपमेंट। कुछ न कुछ ऐसे कार्य करेंगे जिससे हमारा देश, आपकी इकोनॉमी डेवलप हो। हर एक स्टेप लेंगे जिससे हमारी इकोनॉमी किसी भी तरीके से उस माइल तक रीच हो सके, पहुंच सके, जिससे हमारी इकोनॉमी डेवलप हो सके, हमारी इकोनॉमी का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो सके, इन्वेस्टमेंट इतना कर सके, पोटेंशियल को बढ़ा सके। ठीक है, हरियाली हो, मतलब स्वस्थ इकोनॉमी हो, यूथ पावर को बढ़ा सकें, फाइनेंस सेक्टर जो कि इकोनॉमी की जड़ होती है, इसको मजबूत कर सके। तो ये 7 चीजों के ऊपर प्रायोरिटी रखा गया है हमारे देश को कहीं ना कहीं डेवलप करने के लिए। ठीक है, यहां पे देख रहे होंगे, यहां पे एक बजट के लिए एक वर्ड भी यूज किया गया है, हैशटैग अमृतकाल बजट। देख सकते हैं हमारे श्रीमती निर्मला सीतारमन फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। साथियों, हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले चीज क्या, हमारे जस्ट बजट पास होने के पहले एक दिन पहले, मतलब 31 जैन को हमारा इकोनॉमिक सर्वे आता है। ठीक है, वो कहीं ना कहीं हमारे फ्यूचर का एक एस्टिमेशन देता है कि हम किस स्टेज पर पहुंचने वाले, हमारी इकोनॉमी किस स्टेज पर पहुंचने वाली, क्या जीडीपी रहने वाली है, सारी चीजें एक आइडिया देते हैं। ठीक है, तो हमारी इस इकोनॉमी सर्वे के द्वारा पता चला था कि 6 से 6.8% तक हमारी जीडीपी रहने वाली है। ठीक है, ये हमारी इकोनॉमी सर्वे में ये सारी चीजें दी गई। लेकिन हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी के द्वारा ये एस्टिमेट लगाया गया है कि हमारी जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी ग्रोथ करने वाली है, वो 7% तक करने वाली है, जो कि हमारे 2023-2024 में होने वाला है। ठीक है, 7% तक हमारी इकोनॉमी जीडीपी होने वाली है। अब देखेंगे क्या होता है क्या नहीं, बाकी चीजें हम नेक्स्ट आगे हम स्लाइड्स में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं, अब हम इंडिविजुअली एक एक चीजों के ऊपर हम बात करेंगे। इंडिविजुअली बहुत अब ब्रीफ में बात करेंगे कि इंडिविजुअली कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्या हुआ है, सीनियर सिटीजन के लिए क्या हुआ है, टेक्नोलॉजी पे क्या हुआ है, एनर्जी पे क्या हुआ है, टैक्स पर क्या हुआ है, हेल्थ पर क्या हुआ है, एजुकेशन पे क्या हुआ है, तो इन पे क्या क्या बदलाव हुए, एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन दिस सेशन। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर इज द मेन बैकबोन ऑफ इकोनॉमी। जिस कंट्री का, जिस स्टेट का इंफ्रास्ट्रक्चर जितना बढ़िया, जितना अच्छा होता है, उस कंट्री को उतना ही अच्छा डेवलप्ड माना जाता है। अच्छे रोड होंगे, अच्छे घर होंगे, अच्छा हेल्थ सेंटर्स होंगे। ठीक है, तो उतना ही अच्छा उसको हम देश मानते हैं, उतना ही डेवलप्ड मानते हैं। कहते हैं ना कि भैया वहां देखो, उस देश में जाओ, इतनी अच्छी फैसिलिटी है, वहां पे तो ऐसी इतनी अच्छी फैसिलिटी, इतनी टेक्नोलॉजी है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इज द मेजर पार्ट ऑफ इकोनॉमी। सो सबसे पहले इसलिए मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की। तो यहां पे अगर हम बात करें तो यहां पे कहीं ना कहीं कैपिटल एक्सपेंडिचर को 33% बढ़ाने का वादा किया गया है कि 33% कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी, 33% कैपिटल के ऊपर एक्सपेंडिचर किया जाएगा, पूंजी लगाया जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें कहीं ना कहीं 2023-24 में, तो कहीं ना कहीं 10 लाख करोड़ रुपए हम यहां पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। मतलब ये ऐसा निर्मला सीतारमन जी कहते हैं इस बात को कि पहले से हमारा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर वो 33% हमने इंक्रीज किया है। अगर हम अमाउंट में देखें तो 10 लाख करोड़ रुपए हम खर्च करने वाले हैं, जो कि हमारे जीडीपी का 3.3% है। हमारे टोटल जीडीपी का 3.3% हम कैपिटल एक्सपेंडिचर में लगाने वाले हैं, जो कि हम फाइनेंस सेक्रेटरीट, जो कि ज्यादा से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर इस्टेब्लिश करेंगे, जो कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करेगी। ज्यादा से ज्यादा बाहरी लोग हुए या फिर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट यहां से बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, गवर्नमेंट विल रिवाइव 50 एडिशनल एयरपोर्ट, 50 एडिशनल एयरपोर्ट्स बनाएगी, हेलीपैड्स बनाएगी, वाटर एरोड्रोम्स बनाएगी, एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड्स बनाने वाली है। 33%
जो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसाइड किया गया है, ये कहाँ कहाँ खर्च करने वाली है सरकार, तो आपकी ये 50 एडिशनल एयरपोर्ट्स, हेलीपैड्स, वाटर, एरोड्रोम्स एंड एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड्स के ऊपर। क्लियर है? सिविल यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के लिए कहीं ना कहीं 3113 करोड़ यहां पे दिए गए हैं इस 10 लाख करोड़ में से। ठीक है, यहां पे एलोकेट किया गया है। चलिए, तो ये हुई इंफ्रास्ट्रक्चर की बात। अगर हम बात करते हैं एजुकेशन, देखिए बहुत सारे अगर हम टॉपिक ढूंढेंगे तो हमें भी 1.5-2 घंटे लगेंगे हमें पूरे बजट को बताने में, लेकिन हमें 1.5-2 घंटे में नहीं बताना, हमें कम से कम समय में बताना है। तो जो मेजर टॉपिक्स हैं, जो मेजर पॉइंट्स हैं, उनको ही हम आपके साथ बस साझा कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए हम बात करते हैं एजुकेशन सेक्टर की। एजुकेशन सेक्टर में क्या किया है भाई इस बजट के अंदर? तो एजुकेशन में सबसे पहले बात करें तो आपके जो चिल्ड्रंस हैं, जो एडोलेसेंट्स हैं, जो 18 टीनेजर्स हैं, उन सभी लोगों के लिए एक नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी का सेटअप करने का प्लान किया गया है। ठीक है, 38,800 टीचर्स and support staff for 749 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल that will service 3.5 lakh ट्राइबल स्टूडेंट्स। जो वल्नरेबल ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए जो कि 3.5 लाख है, उन सभी के लिए 749 एकलव्य मॉडल स्कूल्स खोले जाएंगे एंड इनके लिए आपके 38,800 टीचर्स को अपॉइंट किया जाएगा। इतने टीचर्स पढ़ाएंगे, इतने टीचर्स को अपॉइंट किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो इस 38,800 लोगों को जॉब मिलेगी, अपॉर्चुनिटी मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा। देखिए, एक एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं, लेकिन देखिए इसका इम्पैक्ट अलग अलग जगह पे हो रहा है। इन बच्चों को एजुकेशन की तो मिलेगी ही मिलेगी, ट्राइबल स्टूडेंट्स को मिलेगी ही मिलेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ये टीचर्स कहीं ना कहीं इनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा ही मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो इनका एक्सपेंडिचर बढ़ेगा ही बढ़ेगा, एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो इकोनॉमी ग्रोथ करेगी। तो एक चीज के ऊपर आपकी पूरी अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है, एक चीज की वजह से। तो इस बात का हमें बहुत ध्यान से समझना है। क्लियर है आप सभी लोगों को? क्वेश्चन, 3 centers of excellence for artificial intelligence will be established in top educational institutions। 3 सेंटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए स्टेब्लिश किए जाएंगे आपके टॉप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर, जहां पे 100 लेबोरेटरीज इन इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस विल बी डेवलपिंग एप्लीकेशंस यूजिंग 5G सर्विसेज को यूज करते हुए 100 लेबोरेटरीज इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस के अंदर डेवलप किए जाएंगे। आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप सभी लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी। अब देखो यहाँ पे ये डेवलप करने का मतलब नहीं ऐसे उठाया और आके रख दिया, ऐसे तो होगा नहीं। यहाँ पे भी लोग एम्प्लॉयड होंगे भाई। आप कोई भी चीज ओपन करेंगे वो पूरा एक प्रोसेस के थ्रू होगा और वहां पे कहीं ना कहीं वहां भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। तो इस बात को हमें समझना है। ठीक है, तो 100 लेबोरेटरीज आपके इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस में डेवलप किए जाएंगे। अगर हम बात करें थोड़ा सा हमारे सीनियर सिटीजन्स की बात करें तो इनकी कहीं ना कहीं मैक्सिमम लिमिट को सेविंग स्कीम के अंदर कहीं ना कहीं डबल कर दिया गया है। जो कि पहले 15 लाख थी, अब उसको 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख कर दिया गया है। ठीक है, कहीं ना कहीं अगर हम सेविंग स्कीम, जो भी आप सेविंग स्कीम चलाते थे, तो अगर वो 15 लाख मैक्सिमम था तो अब उसको हमने डबल करके 30 लाख कर दिया है। हम कम, जब मैं अगर वर्ड ये यूज करूं कि हम, तो इसका मतलब ये समझिए कि अभी निर्मला सीतारमण जी बोल रहे हैं। ठीक है, मतलब ये सारी चीजें निर्मला सीतारमण जी के द्वारा बोला गया है, बजट के अंदर पेश किया गया है। ठीक है, तो इस 15 लाख से 30 लाख तक की आप लोगों की लिमिट बढ़ा दी गई है और साथ ही साथ इस पर जो इंटरेस्ट दिया जाएगा वो 8% पर एनम के हिसाब से दिया जाएगा। 8% पर एनम के हिसाब से आपका ये इंटरेस्ट होगा। ठीक है, और यह इंटरेस्ट क्वार्टरली दिया जाएगा। ये बात ध्यान रखिए, यह इंटरेस्ट जो है हर क्वार्टरली पर आपको यह इंटरेस्ट दिए जाएंगे। बात समझ में आ रही है आप सभी लोगों को? कोई दिक्कत तो नहीं है? क्वार्टरली इस इंटरेस्ट को पे किया जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। द पॉपुलर पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम्स POMIS हैज बीन रेज्ड टू 9 लाख फ्रॉम, ये भी एक तरीके से समझिए आपका पूरा क्या कर दिया गया, डबल कर दिया गया। अभी जस्ट यहां पे हमने वर्ड ही यूज किया गया क्या, कि डबल द मैक्सिमम लिमिट। इस चीज को भी डबल कर दिया गया है जो आपका POMIS प्लान है, स्कीम है।
ठीक है, इसको भी डबल कर दिया गया है आपके सीनियर सिटीजन्स के लिए, यह खबर है। अगर हम बात करें डिफेंस सेक्टर के लिए, तो वहां पे बजट में क्या बात डिस्कशन हुआ है बजट के अंदर डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड, तो वहां पे अगर हम बात करें तो 5.94 लाख करोड़ हैज बीन एलोकेटेड, बट इट इज नॉट सिग्निफिकेंट जंप फ्रॉम 5.25 लाख करोड़ फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर। अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं 5.94 लाख करोड़ को एलोकेट किया गया है आपके डिफेंस सेक्टर में। अगर हम बात करें थोड़ा सा यहां बोला कि इट इज नॉट सिग्निफिकेंट जंप फ्रॉम, अगर हम बात करें पहले जो था ये 5.25 लाख करोड़ था, 5.25 लाख करोड़ था, तो उससे बहुत बड़ा बदलाव नहीं देखा गया। अब क्या है 5.94 हो गया, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिला। लेकिन हाँ, अगर हम देखें तो थोड़ा बहुत एक लिटिल बिट डिफरेंस देखने को मिला, जो कि 5.25 पहले था, अब जाके 5.94 हो गया। क्लियर है? Under its ambitious Atmanirbhar Bharat scheme, the government has banned imports of several items, including crucial parts used in the defensive equipments, which means they are being manufactured in India now. अभी हम अगर बात करें हमारे देश के अंदर आत्मनिर्भर भारत स्कीम का, कहीं ना कहीं जोरदार से एकदम पूरी तरीके से बढ़ रहा है, जो कि बहुत अच्छा भी है। कहीं ना कहीं हम दूसरे देशों से अपने डिफेंस सेक्टर को बढ़ाने के लिए, अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स यूज करने के लिए हम दूसरे देशों से इंपोर्ट करते थे और उस पे हैवी टैक्सेस हमें पे करना पड़ता था। हमारा कहीं ना कहीं फॉरेन रिजर्व भी इससे कम होता था और हम डिपेंडेंट भी थे। तो कहीं ना कहीं ये चीजों को थोड़ा कम करने के लिए, खत्म करने के लिए बाहर से इंपोर्ट हुई चीजों को बैन कर दिया गया। कौन सी चीजों पे? जो भी चीजें हम इंपोर्ट कर रहे हैं अपने डिफेंस पर्पज के लिए। क्लियर आप सभी लोगों को? तो ये भी चीजें हमने यहाँ पे देखा है। उम्मीद करता हूं ये चीजें आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। क्लियर है? तो ये आप लोगों के लिए आत्मनिर्भर भारत स्कीम को कहीं ना कहीं और ज्यादा आगे बढ़ाया जाए और इस पर कार्य किया जाए, तो इसलिए यहां इस स्कीम को लेकर आ गया। अगर हम बात करें रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के लिए, तो सबसे पहले आप लोगों को समझ में आया ही होगा कि रिन्यूएबल एनर्जी क्या होता है, जो कि आप उसको रिवाइंड करके यूज कर सकते हैं। जैसे सन एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। आप क्या यहां से कितना ज्यादा से ज्यादा इस एनर्जी को यूटिलाइज कर सकते हैं, कैसे आप इस पे एक्सपेंस करके आप चीजों को, यहां सन की एनर्जी को ऑप्टिमाइज तरीके से यूटिलाइज करके आप इससे क्या क्या चीजें डेवलप कर सकते हैं इस एनर्जी को यूज करके। तो ऐसे एनर्जी को बोलते हैं रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। ठीक है, चलिए। तो देयर इज अ 48% राइज इन एलोकेशन, 48% राइज किया गया है, बढ़ा है, एलोकेट किया गया है रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। रिन्यूएबल एनर्जी के लिए 48%, अगर पहले कोई भी अगर हम बात करें तो आपका पहले से 48% रिन्यूएबल सेक्टर के लिए इस बजट के अंदर पैसे बढ़ाए गए हैं, इस पर खर्च किए जाएंगे। 48% बहुत मायने रखता है, और इतनी टेक्नोलॉजी हमारे देश के अंदर बढ़ रही, तो भाई ये भी क्यों नहीं। ठीक है, सो दिस ईयर्स एलोकेशन इज 6,900 करोड़, दैट इज बजट एस्टिमेट, एंड 45.3% ओवर द रिवाइज एस्टिमेट। देखो आप लोगों को आई थिंक अभी इस पीडीएफ के अंदर लास्ट में मिल जाएगा। देखो बजट एस्टिमेट एंड रिवाइज एस्टिमेट का कंफ्यूजन नहीं होना है आप लोगों को। बस साधारण सी भाषा में अगर मैं एक लैंग्वेज, अगर क्योंकि इसका अगर मैं कंसेप्ट बताऊंगा तो बहुत लंबा खिंच जाएगा, तो मैं बस इतना बताऊंगा। आप लोगों का जो 2023 और 2024 का ये जो चल रहा है, इसको बोलेंगे, हम बोलते हैं बजट एस्टिमेट। जिस भी ईयर का बजट हम प्रेजेंट करते हैं, जैसे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने, निर्मला सीतारमण जी ने बजट 2023-2024 का प्रेजेंट रिप्रेजेंट किया है, तो उस बजट को बोलेंगे ये हमारा जो भी खर्चा और जो भी रिसीट करने वाली है, तो वो जो हमारा होगा वो हमारा बजट एस्टिमेट है। वो हमारा क्या है? बजट एस्टिमेट है। लेकिन अगर हम बात करें, हमारा ये 2023 खत्म तो नहीं हो गया है ना? खत्म हुआ है क्या? नहीं हुआ है। अगर हमारा इसके पहले वाली की बजट बात करें, 2022 और 2023 वाला बजट बात करें, तो 2022 और 2023 वाले की अगर बजट बात करें, तो कहीं ना कहीं एक साल का जो बजट होता है वो होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। 31 मार्च, ठीक है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, यह आपका टोटल बजट का ये ईयर होता है। ठीक है, क्लियर है आप सभी लोगों को? तो यहां पे आपको यह समझने की जरूरत है कि 2023 अभी खत्म तो नहीं हुआ है। 2023 का अगर हम बात करें तो
2022-23 वाला जो हमारा बजट होगा वो 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक का होगा। तो हमारा जो बजट है वो हमारा 1 फैब 2023 में रिप्रेजेंट हुआ, 24 वाला बजट। तो कहीं ना कहीं अभी भी हमारे पास एक महीना है, तो इस 2023 वाले बजट का जो भी पार्ट बच जाता है उसको हम रिवाइज्ड एस्टिमेट कहते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी 2023 वाला बजट जो है वो खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, ये वाला ईयर खत्म नहीं हुआ है, इसलिए हम इसको रिवाइज एस्टिमेट बोलते हैं। ठीक है, तो यह आपका टोटल आंकड़ा रहा रिन्यूएबल इंडस्ट्री के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के लिए। अब बात करें हम आईटी सेक्टर के लिए, तो आईटी सेक्टर के लिए कहीं ना कहीं इंक्रीज कर दिया गया है भाई 16,549 करोड़, जो कि पहले था हमारा 11,719 करोड़। कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो 16,500 करोड़ रुपए इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज इतना तक हुआ है मतलब। ठीक है, कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो 5,000 करोड़ रुपए इस पर और ज्यादा बढ़ाया गया है। अगर हम आईटी सेक्टर में बात करें, मुझे जहां तक ये लगता है कि थोड़ा सा इस पर और ध्यान देना चाहिए था कि थोड़ा हमारा आईटी सेक्टर, क्योंकि ये जो है जितना ज्यादा ये डेवलप करेगा उतना ही ज्यादा हम डेवलपिंग नेचर में आएंगे, जो उतना ही ज्यादा हम डेवलप्ड कंट्रीज कहलाएंगे। तो थोड़ा सा मुझे लगता है इस पे और ज्यादा इस पे लेना चाहिए था और एक्शंस लेने चाहिए थे कि और भी ज्यादा एक्सपेंस करने चाहिए थे। तो इस पे 5,000 करोड़ का कहीं ना कहीं एक्सपेंसेस इंक्रीज किया गया कि हम इस पर खर्च करने वाले हैं। ठीक है, पहले 11,719 करोड़ था, अब 16,549 करोड़ है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम देखें, बात करें तो 2021-22 वाला जो हमारा बजट था वो कहीं ना कहीं 8,118 करोड़ का था। अगर हम देखें, अगर 2021-22 वाला बजट, तो अब हमारा जो चल रहा है 2023 और 24 वाला जो बजट है, इसमें कहीं ना कहीं आईटी सेक्टर पे खर्च होने वाला पैसा डबल कर दिया गया है। अभी 8,118 है, अब 16,549 हो गया। तो देखेंगे अगर आप लोग, तो कहीं ना कहीं मोर देन डबल है, पहले से डबल कर दिया गया है खर्चे को। किसके ऊपर? आईटी सेक्टर के ऊपर। बस इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि इस पर थोड़ा और ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इसके वजह से काफी चीजें मतलब की चीजें बदल रही हैं और इसी से हमारी इकोनॉमी काफी ड्रास्टिक लेवल पर चेंज हो रहा है। तो इस चीज को हमें डिस्कशन करना चाहिए था। ठीक है, नहीं होता है मुझे। ठीक है, तो आप, उम्मीद करता हूं ये चीज आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रोड की। तो रोड मिनिस्ट्री पर कितना पैसे खर्च कर दिए गए हैं, तो इस पर अब हम देखते हैं। तो इसको भी 36% कहीं ना कहीं इंक्रीज कर दिया गया है, जो कि 2.7 लाख करोड़ है आपके 2023 बजट, 2023-24 बजट के लिए। अगर हम परसेंटेज के फॉर्म्स में बात करें कि रोड मिनिस्ट्री पर अभी हमने बोला कि रेलवे के लिए, आपके टैक्स पेयर्स के लिए, जॉब क्रिएशन के लिए काफी बूस्ट वाली ये वाला बजट है। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को ये चीज को समझना है कि 36% इंक्रीज किया गया है आपके रोड बनाने के ऊपर, जो कि 2.7 लाख करोड़ रुपीस है। अगर आप देखेंगे तो हमारे नितिन गडकरी जी का ये भी मानना है और कहना है कि 2025 तक हमारे देश के अंदर जितनी भी रोड है वो इतनी डेवलप्ड हो जाएंगी कि हम अमेरिका से कंपेयर कर पाएंगे कि अमेरिका में जैसी रोड्स होती हैं वैसे कंपेयर हमारे देश में भी होगा, वैसे ही रोड्स हमारे देश में भी देखने को मिलेंगे। क्लियर है आप सभी लोगों को? जिसमें कि अगर हम नेशनल हाईवे की बात करें तो वहां पर 1.62 लाख करोड़ के लिए दिया गया है, जो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, 10 मिनट लगेगा अभी। ठीक है, तो 2023-24 के लिए तो ये चीजें आपकी यहाँ पे नेशनल हाईवेज के लिए हो गई। क्लियर है? एज पर द गवर्नमेंट रिवाइज एस्टिमेट की बात करें तो वो 798 करोड़ एज आईबीआर इन 2022-23 में था आपका। ठीक है, रिवाइज एस्टिमेट की बात करें। क्लियर है आप सभी लोगों को? चलिए, अगर हम बात करें एग्रीकल्चर की, जो कि बैकबोन ऑफ इकोनॉमी कहा जाता है, कि हमारे देश का एक किसान और एक जवान, ये अगर जिस दिन धरने पे आ जाएं तो उस दिन पता नहीं क्या हो जाए, उस दिन देश में बंदी फैल जाए, ये समझिए। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर की बात करें तो उसमें भी 11% हाइक किया गया एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेट्स को, जो कि 20 लाख करोड़ है नेक्स्ट फिस्कल ईयर, मतलब 2024 वाला जो हमारा ईयर चलेगा, जो जिस ईयर में प्रेजेंट हो 2023-24 वाला जो बजट होगा हमारा, इसमें कहीं ना कहीं 11% का क्रेडिट लिमिट को हाइक किया गया है कि कहीं ना कहीं अब 20 लाख करोड़ एक्स्ट्रा टारगेट जो रखा गया है कि अब यहां तक आपको लोन प्रोवाइड किया जाएगा। 11% लोन की कैपेबिलिटी जो है वो बढ़ा दी गई है। ठीक है, अगर हम एक छोटा सा अगर बात करें कि अगर अभी आपको 100 रुपए लोन दिया जाता था किसानों को, तो अब वो कहीं ना कहीं 111 रुपए कर दिया गया है।
साधारण सी भाषा में, ठीक है। और इस पर कहीं ना कहीं ये भी बात की गई है कि आपका 2% का इंटरेस्ट सब्सिडी भी दिया जाएगा, मतलब 2% का छूट भी दिया जाएगा शॉर्ट टर्म लोन्स के लिए, जो कि 3 लाख रुपए तक का होगा। और इफेक्टिव रेट पर इस पे 7% का इंटरेस्ट लगाया जाएगा, मतलब बहुत ज्यादा नहीं इंटरेस्ट लगाया जा रहा है, जो कि आपका रेट लगाया जाएगा 3 लाख के ऊपर तक अगर जब कोई आप लोन लेते हैं तो उस पर आपका 7% का इंटरेस्ट लगाया जाएगा, जिस पर 2% का आपका छूट भी दिया जाएगा एज अ सब्सिडी। क्लियर है आप सभी लोगों को। कोलेटरल फ्री एग्रीकल्चर लोन दिया जाएगा, जो भी अगर कोई भी लोन लेता है जो कि 1 लाख पहले अगर लेते थे, अब इसको 1.6 लाख कर दिया गया है। बात समझ में आ रही है आप सभी लोगों को। जैसे पहले जो किसी ने 1 लाख रुपए तक अगर कोई लोन लेता था तो उस पर कोई भी कोलेटरल नहीं लिया जाता था, मतलब कोई भी गिरवी चीजें नहीं लिया जाता था लोन देने के लिए। अगर मुझे लोन देना है किसी किसान को, तो मैं अगर वो 1 लाख तक का अगर लोन लेता है मुझसे, तो मैं उससे एक भी चीजें प्रूफ में मतलब आधार कार्ड पैन कार्ड तो मांगूंगा, बट उससे ये नहीं मांगूंगा कि आप अपना ये जमीन गिरवी रखो, आप ये गिरवी रखो या ये रखो, एज अ कोलेटरल जो होता है वो हम नहीं रखेंगे। लेकिन अब इस 1 लाख को बढ़ाकर 1.5 लाख कर दिया गया, मतलब 1.6 लाख कर दिया गया है। तो अब 1.6 लाख तक का अगर कोई भी किसान लोन लेने आता है, लोन लेगा, तो उससे कोई भी कोलेटरल प्रूफ नहीं लिया जाएगा। तो इस चीज को यहां पे देखने को मिला। 500 न्यू वेस्ट टू वेल्थ प्लांट्स डेवलप किए गए हैं फॉर बायो एग्रो रिसोर्सेज धन के लिए, ठीक है। जो कि इस पर जो खर्च आने वाला है, जो इन्वेस्टमेंट होने वाला है, वो 10,000 करोड़ रुपए का होने वाला है। क्लियर है। तो ये कुछ चीजें आपके एग्रीकल्चर के ऊपर किया गया है। क्लियर आप सभी लोगों को। बात करते हैं नेक्स्ट आपका फाइनेंशियल सेक्टर के लिए। अगर हम बात करें फाइनेंशियल सेक्टर के लिए, अगर बात करें फाइनेंस के लिए, तो फिनटेक सेक्टर के लिए कहीं ना कहीं डिजिटल पेमेंट जो आपका 76% ट्रांजेक्शन राइज हुआ है आपका 2022 में, जो कि आपकी पूरी इकोनॉमी का 91% वैल्यू रखता है। 2022 की बात कर रहे हैं, 2023 की नहीं, 2023 वाला तो अभी बजट अभी आया है, ठीक है। तो वो 2024-25 का जब बजट आएगा तो उसमें हमें देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें डिजिटल पेमेंट, जो हम पेटीएम ये सारी चीजें यूज कर रहे हैं, इससे हमारा जो डिजिटल पेमेंट 76% बढ़ा है 2022 में। अगर हम बात करें पैसों के मामले में, तो ये 91% है। 91% जो पूरा इकोनॉमी का 91% वैल्यू सिर्फ डिजिटल पेमेंट में आपका वैल्यू गया है, ठीक है। तो ये 76% बढ़ा है पहले से, ठीक है। तो अब आपका 91% आपका मनी के टर्म्स में है, ठीक है। अगर हम बात करें 7,400 करोड़ डिजिटल पेमेंट्स ऑफ रुपीज 126 लाख करोड़ थ्रू यूपीआई 2022। 7,400 करोड़ पहले डिजिटल पेमेंट होता था। अब बात करें तो कहीं ना कहीं 126 लाख 1.26 लाख करोड़ रुपीज का यूपीआई पेमेंट 2022 में देखने को मिला। ऐसे ही नहीं बोल दिया गया यहाँ पे 76%, ऐसे नहीं बोल दिया भैया। पहले 7,400 करोड़ था सिर्फ, लेकिन अब 2022 के पहले और 2022 में जो टोटल यूपीआई जो ऑनलाइन पेमेंट हुआ है वो आपका 126 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है, ठीक है। तो इस चीज को इसीलिए बोला गया यहाँ पे 76% राइज हुआ। इसीलिए मैंने भी आप लोगों को बताया कि अब तो ज्यादातर देखते हो हर एक व्यक्ति पेटीएम का वो वाला स्कैनर लगा के रखता है। अगर कोई आप कॉबलर के पास भी जाओगे तो उसके पास भी आपको ये चीज मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, द स्कोप ऑफ डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल इन डिजी लॉकर फॉर ऑल इंडिविजुअल्स विल बी एक्सपेंडेड। अब आपको डिजी लॉकर में कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट्स और भी वहां पे आप डॉक्यूमेंट्स अपने अवेल कर सकते हैं, अपने रख सकते हैं, उस चीज को भी बढ़ाया गया है। तो पीएम विकास स्कीम विल नाउ इंक्लूड एक्सेस टू डिजिटल पेमेंट्स एंड सोशल सिक्योरिटी। सो यह भी चीजें आपकी इंक्रीज की। अब बात करते हैं पर्सनल टैक्स की, इनकम टैक्स की, जहां पे सभी लोग आके एकदम थोड़ा सा सांस लेते हैं। यहीं से हमारे को जब भी बजट पेश होती है, हमारा सबसे मेन फोकस इस पे होता है। कौन कहां क्या कर रहा है ये नहीं पता हमें, बस यही इस पे रहता है कि भैया टैक्स कितना कम ज्यादा हुआ, टैक्स वाला बता दो सर, टैक्स वाला बता दो। इसके हालांकि एक वीडियो मैं अलग से भी बनाऊंगा आप लोगों के लिए, तो उसको भी जरूर देखिएगा, ठीक है। एक वीडियो इस पर टैक्स के ऊपर अलग बनाऊंगा, बट यहाँ पे थोड़ा सा बस डिस्कशन कर रहा हूं मैं कि न्यू टैक्स रिजिम कहती क्या है हमारा न्यू टैक्स रिजिम। तो भाई अभी तक आप लोगों ने देखा होगा कि 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। यही बोला गया है कि 7 लाख तक हमारे देश के अंदर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। अब और 50,000 रुपए आपको वो भी कर दिया गया है भाई, आपका क्या बोलते हैं
स्टैंडर्ड डिडक्शन भी कर दिया गया 50,000, तो 7.5 लाख समझ लीजिए। तो 7.5 लाख के ऊपर कोई भी टैक्स आपका नहीं लगेगा। इस बात को आप सभी लोग ध्यान रखिए। क्लियर है? तो यह आपका कुछ बजट का देख सकते हैं। 0.3 लाख कुछ भी ₹1 नहीं लगे। 3.6 ये मुझे, हाँ इसका मुझे लगता है ना, नहीं नहीं सही है बिल्कुल सही है। तो 0.3 लाख तक नील है, 3 से 6 लाख तक 5% है, 6 to 9 तक लाख तक। अब आप लोग इससे मत समझिए सर 5% लग तो रहा है, समझाएंगे इसको भी ढंग से समझाएंगे, ठीक है। इसको आप लोगों को टैक्स वाला एक अलग में वीडियो बनाओ, क्योंकि इसका एक वीडियो, इसके लिए एक वीडियो रिक्वायरमेंट है ही है ये आप लोगों के लिए। अगर इसको नहीं दूंगा वीडियो ने तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगी कि न्यू टैक्स रीजन और पुरानी टैक्स जो ओल्ड टैक्स रीजन है इसमें क्या और क्या अंतर डिफरेंस रहा। ठीक है, तो अभी बस एक आप आंकड़ा देख लीजिए, बाकी आप लोगों की इसकी डिटेल वीडियो एक अलग से बनाऊंगा सिर्फ टैक्स के ऊपर। ठीक है, तो ये चीजें रही। अगर रेलवेज की बात करें, जैसे अभी हमने स्टेटमेंट में भी पढ़ा कि रेलवेज पर भी काफी ज्यादा खर्च किया गया, तो 2.5 लाख करोड़ आपका प्रोवाइड किया गया है आपके 2024 में खर्च करने के लिए कि भैया आप 2.5 लाख करोड़ रुपए हम रेलवेज के ऊपर, रेलवे को ज्यादा से ज्यादा डेवलप करने के लिए 2.5 लाख करोड़ रुपए के करीब हम खर्च करने वाले हैं। क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? तो जो कि सबसे ज्यादा है अभी तक का सबसे ज्यादा खर्च रेलवे पे किया जाने वाला है। अभी तक इतना खर्च कभी भी रेलवे पे नहीं किया गया था, जो कि अगर हम बात करें 2014-15 वाला अगर हम बजट की बात करें तो उससे 9 गुना ज्यादा है ये, उससे 9 गुना ज्यादा है ये खर्च। 2014-15 वाला जो बजट था उससे 9 गुना ज्यादा इस 2023-24 बजट में रेलवे के ऊपर खर्च किया जा रहा है। क्लियर है? कहीं ना कहीं एलोकेशन ऑफ ट्रैक को रिन्यू करने के लिए इसको बढ़ाया गया है पैसा, 15,388 करोड़ से लेकर अब कर दिया गया है 17,296 करोड़। मतलब आपके जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं उनको रिन्यू करने के लिए कहीं ना कहीं पहले जो रखा गया था 2022-23 में 15,388 करोड़ रुपए रखा गया था, अब इसको बढ़ाकर 17,296 करोड़ रखा गया है कि हम इसको रिन्यू करने के लिए इतना पैसे खर्च करने वाले हैं। ठीक है, और 2023-24 में आपका 75 वंदे भारत ट्रेन भी कहीं ना कहीं अगस्त तक चलने वाले हैं। ठीक है, रोल आउट होने वाले हैं। ठीक है, तो ये हुआ आपके रेलवे की बात करते हैं फिस्कल पोजीशन की। तो फिस्कल पोजीशन की बात करें तो फिस्कल डेफिसिट टारगेट किया गया है कि 4.5% रहने वाला है आपके 25-26 तक का। 25-26 तक जो आपका रहने वाला है वो आपका कितना रहने वाला है? 25-26 तक फिस्कल पोजीशन आपका 4.5%, और फिस्कल डेफिसिट टारगेट 6.5% रिटर्न इन द रिवाइज्ड एस्टीमेट जो कि किया गया था 2023 वाले में। और 2024 में ये आंकड़ा लगाया गया है कि ये इसको हम थोड़ा सा कम करेंगे, हमारा जो फिस्कल डेफिसिट वो कम होने वाला है, जो कि पहुंचने वाला है 5.9% तक। ठीक है, अगर हम बात करें 2022-23 में तो वो कितना था? रिवाइज एस्टीमेट की बात करें तो 6.4% पिछला वाला बजट का था। अब उसको कम करके 2024 वाला जो अभी वाला जो बजट है उसमें 5.9% रखा गया है कि हमारा फिस्कल डेफिसिट 5.9% होने वाला है। क्लियर आप सभी लोगों को? और 2025-26 में 4.5% होने वाला है। बात समझ में आ रही है? सबसे पहले अगर 2022 की बात करें तो ये कितना था आपका? 6.4%। ठीक है, 2023-24 की बात करें, ठीक है, 2023-24 की बात करें तो ये हमारा होने वाला है 5.9% जो कि इस बजट में दिया गया है। और 2024-25 की बात करें, 2023-24 मतलब 24-25 की बात करें तो ये आपका 4.5% होने वाला है। तो देख सकते हैं आप लोगों को फिस्कल डेफिसिट ईयर बाय ईयर घटने वाला है। इस चीज का जिक्र हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जी अपने इस बजट में करते हैं। ठीक है, ग्रॉस मार्केट से जो बोरो करने वाले हैं वो 15 लाख के करीब हम 2024 में बोरो करने वाले हैं। मतलब यहां से हमें इनकम होने वाली है, इनकम कह लीजिए क्योंकि बोरो कर लीजिए, बात एक ही है। क्योंकि अभी हम तो बजट की बात करते हैं तो हम वहां पे कैपिटल रिसीट की बात करते हैं, कैपिटल रिसीट के अंदर ये वाला आपका पार्ट आ जाता है। ठीक है, तो 15.5 लाख करोड़ के करीब हम लोग मार्केट से बोरो करने वाले हैं। एमएसएमई के लिए बात करें तो इनके लिए कहीं ना कहीं क्रेडिट गारंटी दिया गया है आपका 1 अप्रैल 2023 से यह स्टार्ट भी हो जाएगा 9,000 करोड़ के लिए। जो भी छोटे मोटे आपके एंटरप्राइजेज हैं, ठीक है, जो स्मॉल एंटरप्राइजेज हैं, ठीक है, उनके लिए कहीं ना कहीं 9,000 करोड़ के लिए इन्फ्यूज मतलब आप इस पर लगाया जाएगा। एमएसएमई के लिए इस पर इन्वेस्ट किया जाएगा 1 अप्रैल 2023 से, जो कि स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, द स्कीम वुड एनेबल एडिशनल कोलेटरल फ्री गारंटीड क्रेडिट अप टू 2 लाख करोड़ एंड ऑल्सो रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ क्रेडिट बाय अबाउट 1%। आपको अगर किसी भी एमएसएमई, अगर कोई भी एमएसएमई सेक्टर के अंदर आता है
और 2 लाख रुपए तक का अगर लोन लेता है तो उसको फ्री कोलेटरल प्रूफ लोन दे दिया जाएगा। कोई भी गिरवी चीजें नहीं रखी जाएंगी, कोई भी चीजें प्रूफ में नहीं रखा जाएगा, उसको 2 लाख रुपए तक उसको लोन दिया जाएगा। और जो परसेंटेज होगा लोन का वो कहीं ना कहीं 1% कम करके दिया जाएगा। मतलब अगर हम इंटरेस्ट पर, अगर अभी इस पे इंटरेस्ट 10% लगता था तो अब वो इंटरेस्ट कहीं ना कहीं 9% पर ही लोन दे दिया जाएगा। इससे क्या होगा, लोन ज्यादा से ज्यादा लोग लेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि लोन ज्यादा से ज्यादा लोग लेंगे, और जब ज्यादा से ज्यादा लोग लोन लेंगे तो अपने बिजनेस सेटअप कर पाएंगे। बिजनेस सेटअप करेंगे तो इससे और भी लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो रोजगार बढ़ेगा, और रोजगार बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी, आपके देश की जो पर कैपिटा इनकम है वो बढ़ेगी, और उससे हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी। तो ये चीजों के लिए आपकी ये एमएसएमई सेक्टर के अंदर ये क्रेडिट वाला पार्ट लेकर आया गया है। 2 लाख तक कोई भी आपका कोलेटरल प्रूफ नहीं लगेगा, और जो इसकी कॉस्ट है वो भी बहुत कम होगी, और इस पर भी आपको 1% छूट दिया जाएगा इंटरेस्ट के ऊपर, ठीक है। इंटरेस्ट अगर आपसे 10% लिया जाता था लोन के ऊपर तो अब वो कहीं ना कहीं 1% कम करके 9% ही लिया जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इससे क्या होगा, लोगों का कहीं ना कहीं इस पर योगदान बढ़ेगा कि हम भी बिजनेस सेटअप करें। ये थोड़ा सा एक अच्छी चीज है। एम्प्लॉयमेंट की बात करें कि रोजगार के ऊपर क्या काम किया है सरकार ने, तो गवर्नमेंट विल लॉन्च प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0, ठीक है। तो गवर्नमेंट अब ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना लॉन्च करने जा रही है, जिसके अंदर 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर्स सेटअप करने जा रही है, जो कि अलग अलग राज्यों में सेट करेगी। इससे क्या होगा, लोगों के अंदर एक लोग आएंगे यहाँ पे अपनी स्किल्स को डेवलप कर पाएंगे, और वो फ्यूचर में जो भी कुछ करना चाह रहे हैं उसके लिए कार्य कर पाएंगे। बात समझ में आ रहे हैं? डीबीटी के माध्यम से आप सभी लोगों को 3 साल तक 47 लाख रुपए रखा गया है। पूरे 3 साल तक यूथ को यहाँ पे स्टाइपेंड प्रोवाइड किया जाएगा, इनको कहीं ना कहीं इंटर्नशिप देकर इतना रुपए दिया जाएगा। जैसे हम कहीं इंटर्नशिप करते हैं, कोई भी हम जॉब करने जाते हैं तो जॉब करने से पहले अगर हम फ्रेशर हैं तो सबसे पहले हमें इंटर्नशिप कराया जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से गवर्नमेंट स्कीम के अंदर डीबीटी के थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, मतलब डायरेक्ट उस जो भी बेनिफिशियरी है जो काम कर रहा है उसके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। और वो 3 साल तक यह स्कीम रखी गई है। 3 साल में आपका 47 लाख यूथ के लिए यह स्कीम लेकर आया गया है, ठीक है, जो कि स्टाइपेंड दिया जाएगा। बात समझ में आ रही है आप सभी लोगों को? तो यह एम्प्लॉयमेंट के लिए काम किया गया है। क्लियर है? किसी को कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। ईज ऑफ डूइंग की बिजनेस की बात करें कि अब हम कितने आसान, हम जितना अपने बिजनेस को आसान से आसानी तरीके से ओपन कर पाएंगे उतना ही ज्यादा हमारा देश डेवलप करता है। बहुत हमारे देश के अंदर, जब आप लोगों को पता होगा, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का मतलब क्या है कि जो हमारा 1991 वाली पॉलिसी आई थी, तो ये इसका लाने का सबसे बड़ा कारण यही था कि लिबरल नहीं थे। लिबरल का मतलब क्या कि उतना ज्यादा वो आजाद नहीं थे कि अपने किसी भी बिजनेस को ओपन करने में, उनको बहुत सारी लाइसेंसिंग प्रोसेस के थ्रू उनको गुजरना होता था। तो जिसके वजह से वो बहुत लंबा प्रोसेस था, जिस वजह से वो बिजनेस ओपन नहीं कर पाते थे। तो इसी वजह से हमारे देश के अंदर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वाला जो कंसेप्ट है वो लेकर आया गया कि कितने हम जितना हो सके उतना आसानी से बिजनेस ओपन करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित कर सकें। इस वजह से कहीं ना कहीं कमर्शियल डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए कहीं एक ये स्कीम लेके आ गया, क्या, विवाद से विश्वास 2, ठीक है। विवाद से विश्वास 2, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप जिस भी प्रतियोगी, कोई भी प्रतियोगी जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विवाद से विश्वास 2 क्या है फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। या अभी ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए इस बजट में कमर्शियल डिस्प्यूट्स के लिए। कमर्शियल डिस्प्यूट्स मतलब जो भी छोटे मोटी लड़ाइयाँ होती है या झगड़े होते हैं या कोई भी कुछ भी बहस कुछ भी होता है, तो उसको सॉल्व करने के लिए विवाद से विश्वास 2 एक स्कीम लेकर आया गया है, ठीक है। अब जो पैन होगा वह आपका एक कॉमन आइडेंटिफायर होगा किसी भी डिजिटल सिस्टम के लिए, कुछ भी गवर्नमेंट एजेंसीज के लिए, कुछ भी। अगर आपकी पहचान वहां पे अगर जरूरत, अगर आपको लगता है कि यहाँ पे आपको कोई कुछ भी देने की जरूरत पड़ रहा है, कि आपको मान लीजिए हो सकता है आपको अपनी आइडेंटिफिकेशन के, जैसे आपको आधार कार्ड देना है, तो कुछ भी अगर आपको देना है तो आइडेंटिफिकेशन के लिए अब आपका पैन कार्ड मैंडेटरी कर दिया गया है कि अब आपका पैन एक कॉमन आइडेंटिफायर माना जाएगा किसी भी डिजिटल सिस्टम के लिए, ठीक है। वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर रिकंसिलिएशन एंड अपडेटिंग आइडेंटिटी मेंटेन बाय वेरियस एजेंसी टू एस्टैब्लिश यूजिंग डिजिलॉकर एंड आधार, सेम थिंग, वही चीज, ठीक है। एंड सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर सेटअप टू फास्टर रिस्पांस फॉर कंपनीज फिलिंग फॉर्म, और ये चीजें हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं अब आपको ये जो रिस्पॉन्स जो है वो ज्यादा मिल पाएगा। अभी देखिए आप जब आप फॉर्म भरते हैं ना,
उसके लिए क्या बोलते हैं आपका रिटर्न फाइल करते हैं। कहीं ना कहीं अब आप लोगों को कंपनीज के थ्रू जो भी चीजें हैं वो आपको जल्दी से जल्दी, ज्यादा से ज्यादा स्पीड से रिस्पॉन्स मिल पाएगा। साथियों, यह आपका तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात हुई। अब हम बात करें, अगर हेल्थ सेक्टर की बात करें, तो हेल्थ सेक्टर में कहीं ना कहीं 89,155 करोड़ रुपए आपकी यूनियन बजट के अंदर खर्च करने की वो रखा गया है कि हम 89,155 करोड़ रुपए हम खर्च करने वाले हैं, एलोकेट किया गया है हेल्थ सेक्टर को डेवलप करने के लिए। ठीक है। एलिमिनेट सिकल सेल एनीमिया 2047 तक हम पूरी तरीके से एनीमिया को हम खत्म कर दें, पूरी तरीके से 2047 तक हम इस एनीमिया को, सिकल सेल को पूरी तरीके से एनीमिया को खत्म कर दें, इस पर भी कार्य करने का जिम्मेदारी ली गई है। रिसर्च इन फार्मास्यूटिकल्स विल बी फॉर्मुलेटेड एंड इंडस्ट्री विल बी एनकरेज टू इन्वेस्ट इन रिसर्च। अब ज्यादा से ज्यादा फार्मास्यूटिकल्स के ऊपर रिसर्च किया जाएगा। जैसे आपका कोरोना आया, उस पर रिसर्च हुआ, तब जाके वैक्सीन डेवलप हुई। तो इसी तरीके से आप लोगों का नई नई चीजों पर रिसर्च होता रहेगा, फार्मास्यूटिकल्स के ऊपर, कौन सी चीज की दवाइयों के ऊपर, कि और ज्यादा से ज्यादा एनकरेज किया जाएगा लोगों को कि रिसर्च के ऊपर इन्वेस्ट किया जाए, ना कि मैन्युफैक्चरिंग तो चलो होता रहेगा, लेकिन सबसे पहले आप रिसर्च भी करते रहेंगे तो आपको नई नई चीजें बताएंगे, नई नई चीजें आएंगे, क्योंकि मार्केट में कब कौन सी नई बीमारी आ जाए पता नहीं। तो हमेशा इस रिसर्च पे जब हम ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो हमें इस बात का ज्ञान होगा कि भाई ये बीमारी आने की संभावना है, इसका दवाई हम पहले से निकाल कर रखेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। क्लियर है आप सभी लोगों को? और यहाँ पे ये अमाउंट देख सकते हैं, आउट ऑफ 89,155 करोड़ में से 86,175 करोड़ एलोकेट किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के लिए, और 2,980 करोड़ किया गया है आपके डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च के लिए। इसमें से 89,155 करोड़ में से हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के लिए 86,175 करोड़ रुपए दिए गए हैं, मतलब एलोकेट किए गए हैं, और 2,980 करोड़ या फिर आप कहें 3,000 करोड़ के करीब आपके हेल्थ रिसर्च के लिए दिया गया है। ठीक है। आपके नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन में कहीं ना कहीं 140 करोड़ से होकर आपका 341 करोड़ कर दिया गया है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के अंदर। ठीक है। अगर हम बात करें ट्राइबल वेलफेयर के अंदर, तो प्रधानमंत्री प्रिमिटिव वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के लिए लॉन्च किया गया है इंप्रूव सोशो इकोनॉमिक कंडीशन। हम उनकी सामाजिक आर्थिक जो सिचुएशन से कंडीशन है उनको हम कैसे कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, इस पर आपका प्रधानमंत्री प्रिमिटिव वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप एक आपका मिशन लॉन्च किया गया है। ठीक है। ट्राइबल ग्रुप्स आपको पता है बहुत ही ज्यादा अनसोशलाइज्ड होते हैं और उनको हम पूरी तरीके से वो डेवलप्ड नहीं होते हैं, उनको हम कहीं ना कहीं अगर हम देखें बहुत सारी चीजों से वो रह जाते हैं, उनको प्रॉपर फूड नहीं मिल पाता, प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल पाता, उनको प्रॉपर अगर हम बात करें सैनिटेशन नहीं मिल पाता है, तो उसके लिए उनको डेवलप किया जाए, तो इसलिए यहां पे इस मिशन को लॉन्च किया गया है। अब और इसके लिए अगर हम बात करें अमाउंट को, तो 15,000 करोड़ रुपए इन नेक्स्ट 3 साल के लिए लेकर आ गया, जो कि मुझे लगता है और भी ज्यादा इसको करना चाहिए था। ठीक है। क्योंकि यहाँ बहुत जरूरत है इनको भी डेवलप करने के लिए, ट्राइबल्स को डेवलप करने के लिए और भी ज्यादा इस चीज को बताने की इंक्रीज करने की जरूरत थी। तो 15,000 करोड़ रुपए आपके नेक्स्ट 3 सालों के लिए खर्च करने वाली है सरकार ट्राइबल्स के लिए। और क्यों? क्योंकि सेफ हाउसिंग, उनको एक अच्छा खासा घर मिल सके, उनका सैनिटेशन प्रॉब्लम दूर हो सके, ड्रिंकिंग मतलब पानी की जो व्यवस्था है वो बहुत अच्छी, उसके साफ सुथरा पानी मिल सके, और उनको बिजली की व्यवस्था पूरे अच्छी तरीके से मिल सके। तो यहाँ आपका ट्राइबल सोसाइटीज के लिए डेवलप किया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्पोर्ट्स की, तो स्पोर्ट्स के ऊपर अगर हम बात करें तो 3,397 करोड़ रुपए एलोकेट किया गया है। अगर हम बात करें पहले से 723 करोड़ रुपए बढ़ा है। 3,397 में से इतना माइनस करेंगे तो पहले का आपको डिजिटल वो एलोकेशन पता चल जाएगा कि पहले कितना था। ठीक है। तो 3,397 करोड़ अब हो गया है एलोकेशन, खर्च करने वाली है सरकार इतना, जिसपे कि हम बात करें तो 723 करोड़ रुपए बढ़ा है। और अगर हम बात करें 3,397 करोड़ इज द हाईएस्ट स्पोर्ट्स बजट एलोकेशन एवर इन द कंट्री, और पहली बार इस चीज के ऊपर अगर हम बात करें स्पोर्ट्स के ऊपर इतना पैसा खर्च किया जा रहा है। और जरूरी भी था भाई, बहुत जरूरी था हमारे स्पोर्ट्स को बढ़ाने के लिए, क्योंकि हमारे देश के अंदर युवा शक्ति इतनी मजबूत है कि हर एक तीसरा चौथा व्यक्ति आर्मी की, कहीं ओलंपिक के लिए तैयारी कर रहा है, कहीं एथलीट बनना चाहता है। तो ये बहुत जरूरी भी था। ठीक है। और ऐसे ही ये गवर्नमेंट इस पर ध्यान देता है, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सभी चीजों पे ध्यान देगी, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा, और किया भी है। ठीक है। तो ये हाईएस्ट स्पोर्ट्स बजट रहा है आपका
अभी तक का। खेलो इंडिया हैज बीन अलॉटेड, एक खेलो इंडिया करके हमारा ये मिशन लेकर आया गया है, जिसको 1045 करोड़ रुपए अलॉट किया गया है। ठीक है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको 785 करोड़ रुपए 2023-24 के बजट में दिया गया है, एलोकेट किया गया। नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन और एनएसएफ को कहीं ना कहीं 325 करोड़ रुपए से बढ़ाया गया है, मतलब पहले जो भी था अब आपका वो 325 करोड़ रुपए इंक्रीज कर दिया गया है। अगर हम बात करें कि अब मेन चीज, जो मेन मुद्दा सर, अब वो हमें बताओ। आपने पूरा बजट समझा दिया, लेकिन हमें अब ये बताइए कि सर मेन मुद्दा क्या है, कि क्या सस्ता हुआ है क्या महंगा हुआ है, सर ये बता दो हमें, क्या सस्ता हुआ है क्या महंगा है। भैया देखो, अगर हम सस्ते की बात करें तो टोटली, अगर हम बात करें सस्ता महंगा, हमारे टोटल टैक्स पे डिपेंड करता है। तो मोबाइल फोन आपके सस्ते होंगे, टीवी आपका सस्ता होगा, सस्ता इन द सेंस टैक्स के ही थ्रू होंगे, और कोई दूसरा कारण है नहीं। ठीक है। लैब ग्रोन डायमंड, जो भी डायमंड नेचुरली ना होकर बल्कि आर्टिफिशियली लैब में बनाए जाते हैं डायमंड, वो भी चीजें सस्ती होंगी। ठीक है। श्राइन फीड सस्ता होगा आपका, जो भी जो फीडिंग के लिए यूज किए जाते हैं। मशीनरी फॉर लिथियम आयन बैटरीज की जो मशीनरी होती हैं वो भी सस्ती होंगी। रॉ मटेरियल्स फॉर ईवी इंडस्ट्री, वह भी आपके सस्ते होंगे। अगर हम बात करें कॉस्टलियर, महंगा क्या होगा सर जी, तो अब ये बता दीजिए। तो जो आपका सिगरेट, जो भी स्मोकिंग के लिए यूज किए जाते हैं, ये भी चीज महंगा है, जो कि बहुत महंगा होगा, जो कि बहुत जरूरी। आई थिंक 16% अप्रोक्स इस पर टैक्स लगाया जाएगा एक्स्ट्रा। ठीक है। जो कि बहुत ही बढ़िया है भैया, बहुत बढ़िया है। ठीक है। सिल्वर चीजें हैं वो भी आपकी महंगी होगी। कंपाउंडेड रबर जो होंगी वो महंगा होगा। इमिटेशन ज्वेलरी, इमिटेशन ज्वेलरी का मतलब समझते हैं जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी को बोलते हैं इमिटेशन ज्वेलरी। तो जो आपके आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो 20 रुपए की चीजें मिलती थी, अब वो भी चीजें अब महंगी होगी। ठीक है। आर्टिफिशियल ज्वेलरी महंगी होंगी। आर्टिकल्स मेड फ्रॉम गोल्ड बार्स, गोल्ड बार्स के थ्रू जो आपके आर्टिकल्स बनते थे वो भी चीजें महंगी होंगी। जो बाइसिकल्स और टॉयज हम बाहर से इंपोर्ट करते थे, दूसरे देशों से इंपोर्ट करते थे, वो भी चीजें महंगी होगी। किचन इलेक्ट्रिक चिमनी, जो ये सब चीजें होती थी, जो किचन में इलेक्ट्रिक चिमनी यूज किया जाता है, लेकिन वो हम बाहर से इंपोर्ट करते थे, जो वो भी चीजें महंगी होगी। और आपकी जो लग्जरी कार्स और ईवी, जो आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जो है वो चीजें अब आप यूज करते हैं, तो वो भी चीजें आप इंपोर्ट करते हैं, मतलब बाहर के देशों से, तो वो भी चीजें अब आपको महंगी देखने को मिलेगी। साथियों, ये पूरा हमारा बजट का सेशन रहा। अगर हम बात करें, ये हमारा कंप्लीट पूरा बजट रहा। पूरा हमने बजट को बहुत एक ब्रीफ में डिस्कस करने का कोशिश किया, थोड़ा सा फिर भी टाइम ज्यादा लग गया, बट कोई बात नहीं। उम्मीद आशा करता हूं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर हम बात करें तो बजट के बारे में, क्या होता है बजट, इसकी हिस्ट्री, इसके फैक्ट के बारे में जाना, ये बैग का बजट, ये सारी चीजें हमने पूरे इस पीडीएफ के अंदर शेयर किया है, जो कि अभिषेक शुक्ला ऑफिशियल पर आप सभी लोगों को मिल जाएगा। आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं, अभिषेक शुक्ला ऑफिशियल, अभिषेक शुक्ला ऑफिशियल पर आप सभी लोगों को ये बजट का पीडीएफ मिल जाएगा, जहां पे आप लोगों को पूरी कंप्लीट बजट की हिस्ट्री मिल जाएगी। यहाँ पे मैं बजट की हिस्ट्री नहीं पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि इसमें फिर काफी समय जाएगा। आप लोग यहाँ पे पीडीएफ से देख सकते हैं। ठीक है। तो ये पूरी बजट की क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, चार्ज एक्सपेंडिचर, बजटरी कंट्रोल, ये आपका ये सारी चीजें जो है हमने इस पे डिस्कस किया। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, ये एवरीथिंग वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन मेनी ऑफ द वीडियोस। सो आप सभी लोगों को वहां पे मिल जाएगा। ठीक है। तो आप लोग इस पीडीएफ से डिस्कस कर सकते हैं, और आप लोग अपनी राय जरूर बताएं। अगर हम बात करें इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट बजट, तो ये भी चीजें आप लोगों को मिल जाएगी। कौन सबसे पहले प्रेजेंट किया था, पहले बैग कौन सा था, सब सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पे इस वीडियो के अंदर देखने को मिल जाएंगी, और इस पीडीएफ के अंदर देखने को मिल जाएंगे। साथियों, मैं आप सभी लोगों को अनअकैडमी पर टीच कर रहा हूं। अगर आप सभी लोग अनअकैडमी का कोई भी प्लस कोर्स खरीदना चाह रहे हैं, चाहे यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, नेट, जेआरएफ, किसी का भी अगर कोर्स लेना चाह रहे हैं, तो आप इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, SS8810, जिस कोड का इस्तेमाल करते ही आप सभी लोगों को 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर कोई ऑफर चल रहा होगा, जैसे कि अभी 31 जैन तक था, तो 31 जैन तक 30% ऑफ था, 30% ऑफर था। तो इस तरीके के ऑफर आपको भी मिलते रहते हैं। तो आप सभी लोग, अगर कोई भी स्टूडेंट्स अगर अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है, तो आप SS8810 कोड का इस्तेमाल करें, आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट अभी मिल जाएगा। कोई भी कोर्स अगर आप परचेज करना चाहते हैं, आप सभी लोग इंस्टाग्राम पे आप सभी लोग फॉलो कर सकते हैं, अभिषेक 1104। आप कंफ्यूज मत होना सर इसमें डबल के है क्या, जी बिल्कुल डबल के है, क्योंकि मिल ही नहीं रहा था, तो क्या करें भाई। तो अभिषेक 1104 यहाँ आपका टेलीग्राम इंस्टाग्राम चैनल है, और टेलीग्राम चैनल जो हमारा क्या है, अभिषेक शुक्ला ऑफिशियल, अभिषेक शुक्ला ऑफिशियल, यह हमारा टेलीग्राम, अभिषेक शुक्ला ऑफिशियल, यह हमारा टेलीग्राम चैनल है। आप सभी लोग यहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं, अभिषेक शुक्ला ऑफिशियल। यहाँ पे आप सभी लोगों को ये सारे पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। उम्मीद आशा करता हूँ साथियों, आप सभी लोगों को मैंने ये जो भी पूरा बजट साझा किया है समझ में आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि आपकी इस बजट के ऊपर क्या राय है,
क्या आप लोग इस पे चाहते हैं कि और ये चीज होना चाहिए था, और अपनी राय इस पर भी दे कि आपको मेरा समझाया हुआ चीजें एक एक चीज समझ में आई है या नहीं, और आपको क्या लगता है कि सर इस टॉपिक पर आप लेके आइए, इस टॉपिक पर आप पढ़ाने, मतलब इस टॉपिक पर हमें एक क्लास लेकर आए, तो उस पर भी हम लेकर आएंगे। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद आशा करता हूं आपको एक एक चीज मैंने बहुत सरल शब्दों में समझाने का प्रयास किया और आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, और अपना व्यक्तित्व व्यवहार इस प्रकार रखें जिससे आप सभी लोगों के साथ कनेक्ट हो पाए, और आपसे लोग कनेक्ट हो और सुरक्षित और अच्छा एक रिलेटिवली महसूस करें। थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।